नेपाल, जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में बुद्ध की जन्मभूमि, हिमालय, ये सब आता है। हाँ बिल्कुल, शांत और सुंदर तस्वीरें। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है भ्रष्टाचार से जलता नेपाल, जनता की पुकार। और ये एक बिल्कुल अलग, थोड़ी चुनौतीपूर्ण तस्वीर सामने रखता है। सही है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर नेपाल में भ्रष्टाचार की जो स्थिति बताई गई है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये कितना गहरा है, इसका आम लोगों पर, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब। चलिए देखते हैं। तो स्रोत की पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि ये समस्या सिर्फ किसी एक विभाग या सेक्टर तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत तो यही दिखाता है कि ये हर जगह फैला हुआ लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, नौकरी पाना, हर जगह स्रोत के हिसाब से रिश्वत या फिर वो सोर्स सिफारिश वाली बात आ जाती है। अच्छा, मतलब ये कोई छुपी हुई बात नहीं बल्कि आम हो गया है। हाँ, स्रोत तो ये इशारा कर रहा है जैसे ये एक खुली सच्चाई हो जिसे लोग झेलने पर मजबूर हैं। और इसका सबसे बुरा असर शायद युवाओं पर पड़ रहा है। स्रोत कहता है उनके सपने, उनकी उम्मीदें। हाँ बिल्कुल। स्रोत जोर देकर कहता है कि नौकरी पाने के लिए आपकी काबिलियत से ज्यादा जरूरी हो गया है पैसा या आपकी पहचान, आपके कॉन्टैक्ट्स। ये तो बहुत निराशाजनक बात है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और गंभीर मुद्दा है जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन। अच्छा, ब्रेन ड्रेन, मतलब काबिल लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे जो हताश युवा हैं, खासकर गरीब या मिडिल क्लास के, जिन्हें अपने देश में मौका नहीं दिखता, वो फिर मजबूरी में विदेश का रुख करते हैं। कहाँ जाते हैं ये लोग? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, स्रोत में खास तौर पर खाड़ी देशों का जिक्र है जहां वो मजदूरी करने जाते हैं। सोचिए, क्वालिफाइड युवा मजदूरी करने जा रहे हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। और स्रोत में कोई उदाहरण है इसका? किसी की कहानी? अपने थे, पर जब नौकरी के लिए गया तो स्रोत बताता है कि उससे सीधे सीधे 10 लाख रुपए मांगे गए। 10 लाख नौकरी के लिए? हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि उसके परिवार ने जमीन बेचने तक का सोच लिया था ये पैसे जुटाने के लिए। लेकिन आखिर में आशीष ने विदेश जाने का फैसला कर लिया, भारी मन से। ये कहानी तो। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ आशीष की कहानी नहीं है, ये लाखों नेपाली युवाओं की सच्चाई है। सही कहा। ये सिर्फ एक नौकरी का मामला नहीं रह जाता, फिर ये पूरे सिस्टम पर सवाल है, विश्वास का संकट है। बिल्कुल, अवसरों की भारी कमी। जब युवाओं को लगेगा कि उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई, उनकी काबिलियत की कोई कद्र ही नहीं है, तो जाहिर है निराशा होगी, ये गुस्सा आएगा। हाँ, और ये गुस्सा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, ये समाज के लिए, देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। जब सबसे काबिल लोग ही चले जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये सवाल स्रोत हमारे सामने रखता है। बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ा बड़े स्तर पर देखें, राजनीतिक और व्यवस्थागत स्तर पर, हाँ, उस पर आते हैं। स्रोत वहां भी कुछ चिंताजनक बातें कहता है, जैसे नेताओं की छवि को लेकर जो आम धारणा है। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि आम जनता में ये भावना काफी फैली हुई है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में अक्सर घोटाले होते हैं। अच्छा। विदेशों से जो कर्ज लिया जाता है वो सही जगह खर्च नहीं होता, और कई बार ये भी सुनने में आता है कि जनता के पैसे से निजी ऐशो आराम किया जा रहा है। स्रोत इन आम धारणाओं का जिक्र कर रहा है। हाँ, ये कितनी सच है कितनी गलत वो अलग बहस है, पर स्रोत इस जन भावना को सामने रख रहा है। और बात सिर्फ पैसों के लेन देन तक नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि जब लोग आवाज उठाते हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। नेपाल में लोकतंत्र तो है, लेकिन स्रोत बताता है कि कई बार जब लोग शांति से विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है। लाठीचार्ज का जिक्र है, गिरफ्तारियां, डराना धमकाना, ऐसी बातें स्रोत में लिखी हैं। ये तो दिखाते हैं कि समस्या शायद सिर्फ कुछ लोगों के लालच की नहीं बल्कि सिस्टम में भी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक और बहुत गंभीर बात की तरफ इशारा करता है। वो क्या? कि ये शक, ये भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका यानी कोर्ट कचहरी और पुलिस, उन पर भी? हाँ, उन पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, ऐसा स्रोत संकेत देता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर इंसाफ देने वाले और कानून के रखवाले ही शक के दायरे में आ जाएं, तो आम आदमी कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे? सही बात है। सुधार की उम्मीद कैसे होगी फिर? बिल्कुल। स्रोत यही मुश्किल सवाल खड़ा करता है। जब रक्षक पर ही शक होने लगे तो सिस्टम को सुधारना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों का भरोसा टूट जाता है। हाँ, और फिर एक निराशा, एक तरह की
अराजकता जैसा माहौल बनने का डर रहता है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये शासन के मूल सिद्धांतों पर चोट है। तो क्या मतलब सब कुछ निराशाजनक ही है? स्रोत कोई उम्मीद की बात नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्रोत समस्या की गंभीरता दिखाता है, लेकिन पूरी तरह नाउम्मीद नहीं है। अच्छा। और उम्मीद की किरण स्रोत के मुताबिक कहीं और से नहीं, बल्कि नेपाल के युवाओं से ही दिख रही है। युवाओं से? कैसे? स्रोत बताता है कि नेपाल का युवा अब जाग रहा है। वो चुपचाप सब सहने को तैयार नहीं है। मतलब? काठमांडू की सड़कों पर जो आंदोलन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, स्रोत उनका जिक्र करता है। युवा खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, और सोशल मीडिया का भी जिक्र है शायद। बिल्कुल, अपनी आवाज उठाने के लिए, संगठित होने के लिए वो सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी मांगे क्या हैं? मांगे बहुत साफ हैं। जैसा स्रोत कहता है, उन्हें खोखले वादे नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? उन्हें एक पारदर्शी, एक ईमानदार व्यवस्था चाहिए, जहां उनकी मेहनत का, उनकी काबिलियत का सम्मान हो। ये जो युवा सक्रियता है, ये वाकई एक अच्छी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि लोग, खासकर नई पीढ़ी, अब चुप नहीं बैठेगी। वो जवाबदेही मांग रहे हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सेहतमंद निशानी है, भले ही ये शुरुआत में थोड़ी उथल-पुथल लाए। तो क्या स्रोत कुछ समाधान भी सुझाता है या सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ देता है? नहीं, समाधानों की भी बात है। स्रोत कई रास्ते दिखाता है। जैसे? सबसे पहला और सबसे जरूरी, जनता की जागरूकता। लोगों को अपने अधिकारों का पता हो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। सही है, बिना जागरूकता के तो कुछ नहीं हो सकता। फिर लोकतंत्र में वोट की ताकत। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। हाँ, वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। हाँ, तो सुझाव ये है कि लोग जाति, धर्म, छोटे मोटे लालच, इन सब से ऊपर उठकर वोट दें, सोच समझ कर दें, ईमानदार और काबिल लोगों को चुनें। ताकि सही लोग चुनकर संसद में जाएं, स्थानीय निकायों में जाएं। बिल्कुल, जो शायद फिर सिस्टम को सुधारने का काम करे। और कोई उपाय? हाँ, सिस्टम में पारदर्शिता लाने की बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की। टेक्नोलॉजी कैसे? जैसे सरकारी ठेके हैं, नौकरियां हैं, योजनाएं हैं, इनकी सारी जानकारी ऑनलाइन हो, सबके लिए उपलब्ध हो। अच्छा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि नकद का लेन देन कम हो। इससे रिश्वतखोरी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सुनने में तो ये उपाय अच्छे लगते हैं। पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी, इनसे फर्क पड़ सकता है। सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल पड़ सकता है। मानवीय दखल कम होता है तो भ्रष्टाचार के मौके भी कम हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये प्रैक्टिकल है उस सिस्टम में जैसे स्रोत खुद ही कई जगह प्रॉब्लमेटिक बता रहा है? बिल्कुल सही सवाल, और स्रोत हमें इसी पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, टेक्नोलॉजी या नियम बनाना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करने वाली मशीनरी अगर खुद ही मान लीजिए भ्रष्ट है या इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो इन उपायों में भी कमियां निकाल लेगी, रास्ते ढूंढ लेगी। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है? नहीं, उसके साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, प्रशासनिक सुधार चाहिए, और सबसे बढ़कर एक मजबूत नैतिक आधार चाहिए समाज में। तो जागरूकता वाली बात, वोट वाली बात, वो फिर से अहम हो जाती है। हाँ, वो बुनियाद है। तकनीकी समाधान उनके ऊपर खड़े हो सकते हैं, अकेले नहीं। तो कुल मिला के ये जो स्रोत है, भ्रष्टाचार से जलता नेपाल, जनता की पुकार, इसका विश्लेषण करें तो तस्वीर काफी मिलजुली, बल्कि कहें तो जटिल उभरती है। हाँ, एक तरफ तो ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार नेपाल में कितनी गंभीर और गहरी समस्या है, आम आदमी, खासकर युवा, इससे कितना त्रस्त है। और ये सिर्फ कुछ लोगों का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक और व्यवस्थागत स्तर तक फैला हुआ दिखता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चुनौती है जो देश की नींव को कमजोर कर रही है, विकास में रुकावट डाल रही है, असमानता बढ़ा रही है, जैसा स्रोत में बताया गया है। और लोगों का अपनी ही व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने बात की, स्रोत पूरी तरह निराशावादी भी नहीं है। नहीं, वो युवाओं की जागृति को एक उम्मीद की तरह देखता है। उनकी सक्रियता, बदलाव की उनकी इच्छा। हाँ, वो एक सकारात्मक पहलू है, और समाधान के रास्ते भी सुझाए गए। जागरूकता, वोट की ताकत, पारदर्शिता। हाँ, स्रोत ये संकेत देता है कि बदलाव मुमकिन है। रास्ता मुश्किल है, लंबा है, पर नामुमकिन नहीं। और अंत में स्रोत एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना? हाँ, बहुत गहरा सवाल, कि बुद्ध की धरती नेपाल, जिसे सत्य और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, क्या वो इस भ्रष्टाचार की आग में यूं ही जलती रहेगी, या फिर इससे उभरकर विकास और न्याय की तरफ बढ़ेगी? स्रोत का इशारा साफ है, अगर जनता, खासकर युवा, एकजुट हो जाएं, अपनी ताकत पहचाने, हाँ, और उसका सही इस्तेमाल करें, तो ये बदलाव लाया जा सकता है। पर असल सवाल यही है कि ये सामूहिक इच्छा शक्ति कब और कैसे हकीकत बनेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है उन सभी को जो नेपाल के भविष्य की चिंता करते हैं। बिल्कुल।
इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।